Hello everybody and welcome back to my channel. I am Achal and in this today's video I am going to cover another section from your unit 3 which is Habib Tanveer It Must Flow A Life in Theatre, which is an autobiographical work in your paper named Introduction to Literary Studies of First Year First Semester BA English Honours. एंड इस पेपर की बाकी की भी जो यूनिट्स है मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है. यू कैन चेक दैट आउट. Also, don't forget to subscribe the channel because yeah, I truly take time to make notes and आपका सब्सक्राइब करना will means a lot to me. सबसे पहले हम हबीब तनवीर के बारे में जानते हैं कि ये कौन थे. तो ये फेमस इंडियन थिएटर डायरेक्टर, एक्टर और प्ले राइट थे. ये जाने जाते हैं अपने एक टैलेंट के लिए और वो ये है कि किस तरीके से ये फोक थिएटर और मॉडर्न थिएटर को काफ़ी नेचुरल तरीके से मिक्स करते हैं. इनके जितने भी आप वर्क्स देखोगे वो रियल लाइफ पे फोकस्ड होती हैं, कॉमन पीपल और जो सामाजिक इश्यूज़ हैं उन पे. ये ऐसा मानते थे कि थिएटर ऐसी चीज़ है ना दैट शुड फील अलाइव, ऑनेस्ट एंड कनेक्टेड टू ऑर्डिनरी पीपल. अगर हम इसके बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये जो टेक्स्ट है इट मस्ट फ्लो अ लाइफ इन थिएटर, इसमें हम देखेंगे हबीब तनवीर के आइडियाज़ और इनके एक्सपीरियंसेस, इनकी जो जर्नी रही है थिएटर के फील्ड में कैसी रही है. और ये एक्सप्लेन भी करते हैं कि किस तरीके से थिएटर को हमेशा नेचुरल, फ्लोइंग और फुल ऑफ लाइफ होना चाहिए. और ये जो वर्क है ये भी शो करेगा किस तरीके से इन्होंने दिस छत्तीसगढ़ी फोक ट्रेडिशन को मॉडर्न ड्रामा में ये किस तरीके से लेके आए. एंड इट विल हेल्प you people to understand that how performance, actor and audience सब कुछ blend होता है, मतलब सबकी कितनी ज़रूरत होती है एक meaningful theatre create करने में. Let's start discussing about his life और टोटल 3 पार्ट में हम इनके एक्सपोजर थिएटर में क्या क्या रहा वो सब देख लेंगे. तो सबसे पहले पार्ट 1 में अर्ली लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं. तो इनका जन्म 1923 में छत्तीसगढ़ में हुआ था और इनके जो पिता थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट फादर थे और इनकी मॉम छत्तीसगढ़ी माँ थी एंड फादर वॉज दिस स्ट्रिक्ट पठान फादर. और ये काफ़ी रिलीजियस थे, डिसिप्लिन थे और रिजिड थे, स्पेशली फैमिली वैल्यूज़ को लेकर और एजुकेशन को लेके. हालांकि इनके घर में ये स्ट्रिक्टनेस थी, मम्मी भी इतनी स्ट्रिक्ट, पापा भी इतने स्ट्रिक्ट, लेकिन हबीब तनवार को एक्सपोजर मिला थिएटर को लेके अपने बड़े भाई की वजह से, क्योंकि वो पारसी प्लेज में एक्ट किया करते थे. अब ये जो पारसी प्लेज होते थे ना काफ़ी कलरफुल होते थे. इनमें गानों का यूज़ होता था, डांस का यूज़ होता था, कॉमेडी का यूज़ होता था, ड्रामेटिक मेकअप यूज़ होता था. और इस चीज़ से हबीब काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे. पारसी थिएटर लखनऊ में स्टार्ट हुआ और बिल्कुल वाइडली स्प्रेड हुआ बिकॉज दे प्रिंटेड एंड सोल्ड देयर प्लेज एवरीवेयर. और इन शोज़ में गाने यूज़ किए जाते थे, डांसेस यूज़ करे जाते थे ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके. और इनकी जो शो टाइमिंग होती थी, परफॉर्मेंस टाइमिंग होती थी, वो ऑड टाइम्स होती थी. और हबीब ना बिल्कुल उसी टाइम से इनको डिटेल्स काफ़ी पसंद थे, उसे देखते थे ध्यान से. जिस तरीके से मानो प्ले शुरू हुआ, शो शुरू हुआ, किस तरीके से कर्टेन उठ रहा है, कैसे पहले एक्टर के फीट को दिखाया जा रहा है, ब्राइट कॉस्ट्यूम्स, लाउड मेकअप, फैंसी स्टेज सेटिंग जो होती थी, ओपनिंग गाने कौन कौन से हैं, इवन गन पाउडर का कैसे यूज़ किया जा रहा है सीन को चेंज करने के लिए. ये सब जो छोटी छोटे डिटेल्स होते थे ना बचपन से ही ये देखते थे और इन्हें काफ़ी पसंद था. और इन्हें ये भी याद है कि कई बार ऐसा होता है कि कॉमिक सीन ज़्यादा पॉपुलर बन जाता है इवन मोर देन दैट मेन स्टोरी. जस्ट फॉर एग्जांपल हम आज के ही डेट में मान लो हम कोई मूवी देखते हैं तो कोई डायलॉग होता है या फिर कोई जोक होता है जो बिल्कुल ट्रेंड पे चलने लगता है, हर जगह वही चलता है, आप अपने दोस्तों के साथ वही बातें कर रहे हो और रील्स पे वही आ रही है. तो वो मेन स्टोरी से, उस मूवी के मेन स्टोरी से भी ज़्यादा कोई एक सीन होता है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन जाता है. तो ये वो चीज़ बता रहे हैं. इनका एक्टिंग का पहला एक्सपीरियंस बहुत कम एज में 11-12 साल के केवल ये थे. प्रिंस ऑर्थर का रोल इन्होंने किया था इन शेक्सपियर किंग्स जॉन. और उस टाइम पे जब इन्होंने ये रोल प्ले करा था, इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट कर रहा था और कल्चरल मूवमेंट भी मान लो तेज़ी जोरों तोरों से आगे बढ़ रहे थे. और 1945 में दिस PWA, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, जो ये कम्युनिटी थी, और ये IPTA, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, 1945 में इनके जो कुछ मेंबर्स थे इनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि आज़ादी की जैसे फ़ाइट चल रही थी तो कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया. और उस टाइम पे क्योंकि हबीब छोटे थे और इन पे ना पूरी, या ही वॉज यंग हबीब, एंड एट दैट टाइम इन पे ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. कुछ मेंबर्स जो थे, बड़े लोग जो हैं, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया. तो इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई इस IPTA की, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की.
और उन 2 सालों में जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, उसने ना इन्हें सब कुछ बना दिया। मान लो ऑर्गेनाइज़र, प्ले राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, इन सब की स्किल्स इनमें आ गई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की यही एक ख़ास बात है कि जब भी हमारे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो हम एज अ पर्सन ग्रो करते हैं। तो वो हुआ हबीब तनवीर के साथ। और उस टाइम पे इन्होंने बहुत सारे प्लेस क्रिएट करे सोशल इशूज़ पे, और बॉम्बे में जो चॉल्स होते हैं ना, वहाँ पे इन्होंने उन सारे प्लेस का एक्ट करवाया। एंड एट दैट टाइम ही ग्रू एज अ पर्सन। उसके बाद एज एन आर्टिस्ट इनका ग्रोथ कब हुआ, जब इनका अर्ली एक्सपोजर मिला इनको पारसी थिएटर इन पॉलिटिकल थिएटर ऑफ IPTA में। जैसा मैंने बोला, इसने काफ़ी इनको सेव करा जो भी ये बने हैं। और इवन ये कहते हैं कि हमेशा से एक्टिंग करना चाहते थे, एक्टर बनना चाहते थे, बट डायरेक्शन वॉज फोर्स्ड ऑन हिम बिकॉज समवन हैड टू डू इट। देन कम्स टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। IPTA ये सब कुछ ख़त्म हुआ और ये दिल्ली के लिए निकल गए अपने थिएटर को बिल्कुल सीरियसली कंटिन्यू करने के लिए। और यहाँ आने के बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ कि सिनेमा को तो नहीं फॉलो करेंगे, उस फील्ड में नहीं जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे आर्टिस्टिक फ्रीडम इन्हें नहीं मिलेगी, बिकॉज एक्टर्स हैड टू ओबे प्रोड्यूसर। इसीलिए इन्होंने थिएटर को एज अ लाइफ पाथ चूज़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे इनको आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी की फ्रीडम होगी। इट विल अलाउ सोशल एंड पोलिटिकल एक्सप्रेशन। और ये इवन मैच कर रहा था इनके विजन ऑफ एस्थेटिक एंड परफॉर्मेंस को। इनकी भाषा में कहे तो फॉर व्हाट आई वांटेड टू से, सिनेमा वाजंट इनफ, ओनली थिएटर कुड डू इट। और यहाँ पे पार्ट 1 इनके लाइफ की यहाँ पे जर्नी एंड होती है। नेक्स्ट जर्नी होती है जब ये दिल्ली आ जाते हैं और यहाँ पे कैसे आगरा बाज़ार प्ले का निर्माण होता है। तो जब ये दिल्ली आते हैं 1950 के टाइम पे, और थिएटर इनका मेन क्रिएटिव मीडियम होता है, तो फर्स्ट टाइम ही वर्कड इन एलिजाबेथ ग्वाबर स्कूल राइटिंग चिल्ड्रंस प्लेस। और एक बार यूँ ही क्या होता है कि इनके एक दोस्त ने इनसे बोला कि आप नाज़िर दिवस पे कुछ लिखिए, क्योंकि एट दैट टाइम दे वर सेलिब्रेटिंग पोएट नाज़िर अकबरबादी। और उस टाइम पे रिसर्च के दौरान तनवीर को मालूम पड़ा कि नाज़िर जो पोएट थे अपने कॉन्टेम्प्रेरीज़ में ज़्यादा रिस्पेक्टेड नहीं थे। और उसका रीज़न ये था कि इनकी जो पोइट्री होती थी वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में होती थी, ऑर्डिनरी इंसान की भाषा में होती थी, जो हम एवरीडे लैंग्वेज यूज़ करते हैं वैसे। और इसीलिए ना जो उनके टाइम के जितने भी पोइट्स थे, कॉन्टेम्प्रेरीज थे, उन्हें पसंद नहीं थी ये चीज़। लेकिन तनवीर को ऐसा लगा कि दिस इज़ समथिंग आई लव सिंप्लिसिटी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ पे सिंप्लिसिटी हो, जहाँ पे ऐसी भाषा हो जहाँ आप दिल से दिल एक जुड़ सके, वही ट्रू पोएट है। और इन्हें ऐसा लगा कि अभी बहुत कम पता था इन्हें नाज़िर के पर्सनल लाइफ के बारे में, तो इन्होंने डिसाइड करा टू मेक दिस प्ले आगरा बाज़ार। एंड दिस प्ले विल बी अबाउट नाज़िर वर्ल्ड, नॉट अबाउट नाज़िर हिमसेल्फ। एंड ये नाज़िर की पोइट्री को स्टेज पे दिखाना चाहते थे एक टाइम पे जिसको रिस्पेक्ट नहीं मिली, जिस पोइट्री को, उसको उभारना चाहते थे। एंड कहीं ना कहीं ये इनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। आगरा बाज़ार में इन्होंने नॉन एक्टर्स, यानी जो बिल्कुल आम लोग हैं, जो प्रोफेशनली एक्टर नहीं हैं, उन्हें यूज़ करा। लोकल भाषा को, हिंदी और उर्दू उस टाइम पे इलीट भाषाएँ हुआ करती थी, इन्होंने आम जो लोकल लैंग्वेज होती थी उसका यूज़ करा अपने प्ले में। एंड ये इनका एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया, यानी इनकी प्ले हमेशा सिंपल भाषा में होगी, फॉक एक्टर्स होंगे हमारे पास, और रियल लाइफ स्पीच होगा। और ये चॉइस तो काफ़ी पॉलिटिकल भी था, क्योंकि यहाँ पे ये चैलेंज कर रहे थे जो डोमिनेंस था उस टाइम पे हिंदी और उर्दू जैसी भाषाओं की। तो उस टाइम पे ये लोकल लैंग्वेज को उभार रहे थे। सो दैट वाज काइंड ऑफ बिट चैलेंजिंग। टॉक्स ऑन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, तो तनवीर को कॉमेडी ट्रेजेडी दोनों ही इक्वली पसंद थे। एंड इनके जितने भी फॉक एक्टर्स होते थे दे नेचुरली लीन टूवर्ड्स कॉमेडी, ये चीज़ थी। एंड दे वर वेरी गुड एट इम्प्रोविजिंग। और ये सब मानते थे कि कॉमेडी केवल कॉमेडी नहीं है, कॉमेडी में उदासी भी है। जिस तरीके से कई बार आप देखोगे ना, जो ऐसा बोलते भी है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा हंसता है, इसका मतलब वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उदास है, उसके अंदर कुछ तो ट्रैजिक छुपा हुआ है, ट्रेजेडी है। तो कॉमेडी में सैडनेस होती है, ऐसा तनवीर बिलीव करते थे। एंड इवन दिस इज़ रियलिटी। जो सबको हंसाता है वो अकेले में, वो अंदर ही अंदर हो सकता है उदास हो, ऐसा होता है कई बार भी। और ये बोलते हैं कि इवन इन सीरियस प्लेस ही एडेड ह्यूमर फॉर इमोशनल डेप्थ। एंड इनके जितने भी फॉक एक्टर्स थे, नया थिएटर इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। नया थिएटर में इनके जितने भी फॉक एक्टर्स थे वो उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे। एंड दे सेव्ड हिज ग्रोथ एज अ प्ले राइट।
देन क्या हुआ, आगरा बाज़ार के बाद इनको ऐसा लगा कि इंडियन थिएटर के पास अब कुछ ज़्यादा है नहीं इन्हें सिखाने के लिए, इसलिए लंदन चले गए स्कॉलरशिप पे। वहाँ पे ही जॉइंट RADA, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि कोर्स काफ़ी रिजिड था और उन्हें ऐसा सूट नहीं करा इंडियन थिएटर के लिए। और इन्हें रियलाइज़ हुआ कि वेस्टर्न मूवमेंट और इंडियन मूवमेंट काफ़ी अलग हैं, क्योंकि लैंग्वेज से हमारी बॉडी लैंग्वेज शेप होती है और हमारा कल्चरल बिहेवियर शेप होता है। और कुछ आर्ग्यूमेंट के बाद, और वहाँ पे इंडियन एम्बेसी में इनका कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था, वहाँ से ये आ जाते हैं और आके ज्वाइन कर लेते हैं ब्रिस्टॉल ओल्ड विक थिएटर स्कूल, जहाँ पे ये मास्क मेकिंग, स्टेज क्राफ्ट, राइटिंग एंड प्रोडक्शन सीखते हैं। इनके टीचर होते हैं डंकन रॉस और ये इन्हें कुछ की लेसन सिखाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन का मतलब टेलिंग अ स्टोरी क्लियरली, इफ द स्टोरी फेल्स द प्रोडक्शन फेल। ये सिखाते हैं कि प्रोडक्शन ये है कि आप कहानी को क्लियरली बता रहे हो, अगर कहानी ही आप लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हो दैट मीन्स एवरीथिंग फेल। फिर क्या होता है कि बिफोर लीविंग इंडिया ही मतलब फिर से इंडिया को वापस ये जा रहे थे, तो इन्होंने हिंदुस्तानी थिएटर को फाउंड किया विद कुत्सिया जैदी, एंड सी प्रॉमिस्ड हिम स्क्रिप्ट एंड फंडिंग फॉर 12 plays when he returned, but तनवीर spent an extra year traveling across Europe after his कोर्स। और इनके एडवेंचर में जो ये घूम रहे थे यूरोप में, क्या क्या इंक्लूडेड था कि फ्रांस से ग्रैप्स पिक कर रहे हैं, फोक सॉन्ग्स को एक्सचेंज कर रहे थे विथ एल्जेरियन मैन, परफॉर्मिंग इंडियन सॉन्ग इन बुडापेस्ट नाइट क्लब्स टू अर्न मनी, एब्जॉर्विंग यूरोपियन कल्चर एंड थिएटर। एंड इनकी एक बहुत ज़्यादा विश थी कि ये बर्टोल्ट ब्रैक, जो कि एक जर्मन प्ले राइट हैं, उनसे मिलें। लेकिन जैसे ही ये बर्लिन पहुँचे उसके कुछ हफ्ते पहले इनकी डेथ हो जाती है, तो ये उनसे मिल तो नहीं पाते हैं, बट स्टिल ही वॉच्ड हिज प्लेज परफॉर्म बाय हिज ओन ग्रुप। एंड ये एक मेजर इन्फ्लुएंस बनते हैं हबीब तनवीर की लाइफ में। सिंपल सेट्स, पॉलिटिकल आइडियाज़, थिएटर फॉर कॉमन पीपल, ये सब चीज़ें इन्होंने उनसे ही सीखी थी। इवन इनको एक बार चांस भी मिला था टू बी अ डायरेक्टर इन पोलैंड, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था ये रियलाइज़ करके कि क्रिएटिवली ही बिलोंग टू इंडिया। एंड देन फिर ये इंडिया आए एंड यहाँ पे नया थिएटर का बर्थ हुआ। तो जब ये यहाँ आए तो इन्हें पता चला कि ही फाउंड हिज पोस्ट एट हिंदुस्तानी थिएटर गिवन टू मोनिका मिश्रा। इनकी पोस्ट को मोनिका मिश्रा को दे दिया गया था। कुछ कॉन्फ्लिक्ट के बाद मोनिका और ये इवेंचुअली कुछ सिनेरियो हुए और दे बोथ फेल इन लव, एंड हिज फर्स्ट प्रोडक्शन ऑन रिटर्न वॉज मिट्टी की गाड़ी। फिर इन्होंने कुछ स्ट्रगल करा बिकॉज ही ट्राइड यूरोपियन स्टाइल फॉर अ संस्कृत प्ले एंड दिस क्लास डिड मोर। बहुत सारी चीज़ें वो ट्राई करी कि नया क्या ये प्ले क्रिएट कर सके, और इन सारे ही प्रॉब्लम्स को इन्होंने सॉल्व करा बाय यूजिंग मिनिमल सेट, इंडियन फॉक थिएटर एलिमेंट। और उस सेम टाइम पे ये छत्तीसगढ़ भी विज़िट करने गए थे और वहाँ पे इन्होंने नाच थिएटर देखा और चूज़ करा अपने फर्स्ट ग्रुप ऑफ फॉक एक्टर्स को, जो कि बाद में परमानेंट मेंबर बन गए इनके टीम के। एंड स्कॉलर इनिशियली अटैक्ड हिम बाय यूजिंग फॉक स्टाइल इन अ क्लासिकल प्ले, बट लेटर सब ने इनके इस आइडिया को एक्सेप्ट करा। कैसे हुआ इसका फाउंडिंग 1959 में हुआ, एंड कुछ डिसअग्रीमेंट के कारण इनको ना इस हिंदुस्तानी थिएटर से जो निकाल दिया गया था इनके द्वारा। लेकिन मोनिका ने, जिनसे ये प्यार करते थे, और ये, इन लोगों ने नया शुरुआत करा नया थिएटर। केवल 9 मेंबर्स थे उसमें। उस साल इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करे, बट तनवीर वर्कड इन अदर ग्रुप एज freelanced journalist. Tanveer and Monica got married during this tough period only. तो थोड़ा फाइनेंशियली भी इन लोगों का चल रहा था, बट दे वर्कड हार्ड। फिर इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है 1970 में। इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिलता है एंड ही वॉज आस्क्ड टू रिवाइव दैट आगरा बाज़ार ऑल्सो। अगेन इन्होंने छत्तीसगढ़ी फॉक एक्टर्स को यूज़ करा, कंबाइन करा लोकल ट्यून के साथ, एंड ये जो प्रोडक्शन है ये ह्यूज हिट हुआ एंड 2 सालों तक चला। बट फाइनेंशियली अभी भी ये स्ट्रगल कर रहे थे। इनकी अब बेटी भी हो गई थी, हर नेम वॉज नागिन। एंड फिर क्या हुआ 1972 में, अभी इनका डिफ़िकल्ट फेज ही चल रहा था, तो इन्हें नॉमिनेट करा गया था राज्यसभा के द्वारा बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, और इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी क्योंकि उस टाइम पे ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, कुछ पैसे इन्हें चाहिए थे उस टाइम पे, और इस स्टेबिलिटी ने उन्हें हेल्प करी इस नया थिएटर को रन करने के लिए एज अ प्रॉपर प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप। Next come part 3, and here we'll see that 1973 के बाद he was working almost only with this छत्तीसगढ़ी folk actors। हर एक प्रोडक्शन में बस इन लोगों के साथ काम करते थे।
एंड इसकी वजह से ना काफ़ी चैलेंजेस आए। पहले तो दीज एक्टर्स वर वेरी अनरिलायबल, और कुछ तो ऐसे होते थे खुद का नाच ग्रुप बना लेते थे और परफॉर्मेंस करने लगते थे और क्लेम करते थे कि ये हमारा वर्क है। तनवीर के प्ले को ये लोग क्लेम करते थे कि दीज आर माई वर्क्स, और इस वजह से इन्हें काफ़ी हर्ट होता था। ये लीगल एक्शन भी लेना चाहते थे, लेकिन इनके एक फ्रेंड थे हैदर अली, वो हमेशा इन्हें रोकते थे, बोलते थे यू आर अ सोशल वर्कर टू एंड कोर्ट केसेस विल गो अगेंस्ट योर प्रिंसिपल। लेकिन फिर भी ये लोकल पंचायत के यहाँ गए, ही एक्सप्लेन थिंग्स, एंड इसके बाद से ये प्रॉब्लम नहीं हुई एज लॉन्ग एज दे गिव हिम प्रॉपर क्रेडिट फॉर हिज वर्क। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे थिएटर ग्रुप में आप देखोगे कि कुछ सालों में एक ब्रेक आता है, लाइक एक एक्टर्स चेंज होते हैं, सब कुछ बदलता है। लेकिन तनवीर के साथ क्या था, ही कीप्ड हिज कोर फॉक एक्टर्स फॉर डिकेड्स। पहले तो ही स्ट्रगल टू डायरेक्ट देम बिकॉज ही वॉज फोर्सिंग मूवमेंट अननेचुरल टू देम। उनकी जो लैंग्वेजेस थी वो भी दे वर नॉट कंफर्टेबल विथ इससे, क्योंकि वो लोग छत्तीसगढ़ी फॉक थे तो एक लोकल हो जाते थे, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती थी। धीरे धीरे इन्हें प्रॉब्लम रियलाइज़ हुआ कि इनका अप्रोच था, एक्टर्स प्रॉब्लम नहीं थे, इनका अप्रोच था। तो इन्होंने अलाउ करा कि भाई आप लोग अपने मदर टंग में ही बोलो, अपने नेचुरल बॉडी लैंग्वेज को ही यूज़ करो, एंड वो लाइंस एक्सप्रेशन ही निकालो जो आप कर सकते हो। एंड इस चीज़ को इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा फ्रॉम 1970 to 73 विथ छत्तीसगढ़ी फॉक प्लेज, कॉमेडीज़, महाभारत स्टोरीज, टेम्पल रिचुअल सॉन्ग्स एंड डांस, इन सब के साथ। इवन तो दिल्ली में अब ऐसा हुआ कि लैंग्वेज अब कोई बैरियर था ही नहीं, ऑडियंस जो है इमोशन से जुड़ रहे थे, इवन इफ नॉट एवरी वर्ड। फिर क्या हुआ बाद में, लाइक दिस मैन रियलाइज दैट अगर मान लो स्क्रिप्ट लिखा जाता है, लेकिन जो एक्टर्स होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस काफ़ी रियल होते हैं स्टेज पे, तो जो रियल परफॉर्मेंस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है ऑडियंस को। एंड इस चीज़ ने ना एक चीज़ उन्हें समझने में मदद करी, एंड दैट वाज दिस रशा थ्योरी, which is the power of emotional experience. Come his big success with this play named गाँव का नाम ससुराल मोर नाम दमाद of 1973, और यहाँ पे इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस मिली फिदा बाई बहुत सारे ऑडिशन के दौरान। एंड द प्ले वॉज मेड फ्रॉम स्मॉल स्टोरीज तनवीर हर्ड, एंड इसके बाद इन्होंने 3 स्किट्स लिखी थी और फिर उसे कंबाइन करके एक प्ले बनाया था। पहले इसकी परफॉर्मेंस इन्होंने छत्तीसगढ़ के गाँव में ही कराया, ये देखने के लिए कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन रह रहा है, और कुछ अगर गलत हुआ तो हम इम्प्रूवमेंट भी लाएंगे। फिर बहुत सारा रिफाइनिंग करने के बाद दिल्ली के स्टेज पे इसका प्ले परफॉर्म हुआ, एंड दैट टाइम इट बिकेम एन इंस्टेंट हिट इवन दो many didn't understand the language. फिर comes the turning point in his life with this play चरण दास चोर of 1974, एंड एक लैंडमार्क प्ले बना ये। इट वॉज बेस्ड ऑन राजस्थानी फॉक टेल ही हर्ड इन अ विलेज एंड लेटर फाउंड रिटन बाय विजय देथा। और 1982 में इस प्ले का परफॉर्मेंस इन्होंने एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में कराया, एंड वहाँ पे इस प्ले ने फ्रिंज फर्स्ट अवार्ड जीता। ऑडियंस लोग जितने भी थे वो विदेशी बाहर के ही थे, उन्हें समझ नहीं आया था लैंग्वेज, फिर भी उन्होंने काफ़ी प्यार दिया था इस प्ले को। और जब पूछा गया तनवीर से ऐसा क्यों हुआ, तो इन्होंने बोला हिज एक्टर परफॉर्म विथ टोटल कॉन्फिडेंस था इनके एक्टर्स में, एंड दे स्पोक एज इफ ऑल ह्यूमन अंडरस्टैंड ईच अदर, देयर जॉय एनर्जी एंड ऑनेस्टी वर कॉन्टेजियस, दे मेड नो डिफरेंस बिटवीन विलेज ऑडियंस एंड फॉरेन ऑडियंस। तो ये रीज़न उन्होंने बताया कि कॉन्फिडेंस था, एक कनेक्टेडनेस थी, और ऐसी भाषा थी मानो समझ रहे हैं वो, एक ऐसी लैंग्वेज थी, एक जॉय था, एनर्जी था एंड ऑल। दिस वाज हिज एक्सप्लेनेशन। उसके बाद तनवीर को ये चीज़ समझ आ गया कि बॉडी लैंग्वेज का क्या पावर है, विजुअल स्टोरी टेलिंग का क्या पावर है, और इनका जो ये स्टाइल है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बन गया बिकॉज ऑफ दीज फॉक एक्टर्स ओनली। एंड देन ही ऑलवेज प्रीफर्ड मिनिमलिस्ट स्टेज डिज़ाइन। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका प्ले हिट कराना है तो आपको स्टेज डिज़ाइन बहुत स्टैंडर्ड रखना होगा, नो। एंड फ्लो फ्रीली एंड अडेप्ट टू एनी प्लेस, ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए।
और इनके कुछ और प्लेज हैं जैसे बहादुर कलारी, इनकी एक ट्रेजिक प्ले है अबाउट इंसेस्ट बेस्ड ऑन छत्तीसगढ़ी फोकलेयर। और तनवीर के प्लेज में ना कुछ वाइड रेंज ऑफ थीम्स कवर होती थी, लेकिन वो हमेशा प्रेजेंट टाइम से कनेक्टेड होती थी। सोशल इश्यूज़ को भी ये एड्रेस करते थे, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन, जेंडर इशू, डेवलपमेंट, बर्थ कंट्रोल। एंड ही प्रिपेयर्ड दीज प्ले केयरफुली, मतलब पूरा रिसर्च, पूरा इंटरव्यू, मतलब ऐसा था कि इनके प्लेज एजुकेशनल होते थे, कुछ ना कुछ सीख देते थे, बट कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये बोरिंग प्लेज हैं या कुछ भी। एंड देन फाइनली ये था इनका थिएटर का जर्नी, एवरीथिंग जो इन्होंने मतलब एक स्ट्रगल वाले फेज से कैसे ये सक्सेसफुल हुए और कैसे इन्होंने अपना एक सिग्नेचर स्टाइल क्रिएट किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट हिम एंड हिज जर्नी। अगर हम इसकी एक एनालिसिस देखें तो सबसे पहले क्या खास बात थी इनमें कि इन्होंने वैल्यू करा भाषा को, कल्चर को और आम जो इंसान होते हैं उनकी क्रिएटिविटी को। उसके बाद सोशल और पॉलिटिकल थिएटर की बात करें तो ही यूज थिएटर टू एड्रेस सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, मतलब थिएटर का इस्तेमाल उन्होंने करा उस टाइम पे जो प्रॉब्लम चल रहे थे समाज में, पॉलिटिक्स में एंड एवरीथिंग। ट्रेडिशन को काफ़ी ब्लेंड करा इन्होंने, फोक थिएटर को, संस्कृत क्लासिक को, मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस को कुछ यूनिक बनाने के लिए। और हमेशा से एक ऑडियंस सेंट्रिक अप्रोच रखा, प्रायोरिटाइज करा ऑडियंस के एक्सपीरियंस को ओवर क्रिटिक्स अप्रूवल, बिलीविंग आर्ट शुड बी एक्सेसिबल एंड मीनिंगफुल टू एवरीवन। ऐसा नहीं है कि केवल इलीट लोग ही आर्ट को एक्सेस कर सकते हैं, आम लोग, हम जैसे मिडिल क्लास लोग भी कर सकते हैं। एंड एक फोक लाइफ का इनके प्ले में आप सेलिब्रेशन देखोगे कि किस तरीके से रूरल लाइफ को इन्होंने मतलब दिखाया है और आगे बढ़ाया है, एम्पावर करा है इन्होंने सारे ही मार्जिनलाइज्ड लोगों को। फोक सॉन्ग्स, डांस, ये सब यूज़ करे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हिज जर्नी। आई रियली होप आपको समझ आया होगा।